मैम के यहाँ पे। ये कौन है, हम आपको पहले बता बताएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है नेहा इदनानी और वापस मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ ब्रेन विद ब्यूटी, ब्यूटीफुल लेडी जो कि है डॉक्टर कमला लालवानी, जो कि है आई कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट। वो मेरे चैनल पे आज आई हैं। मैं सबसे पहले मैम का थैंक यू कहना चाहूंगी और साथ ही आपको और भी बहुत सारी रोचक जानकारी उनकी लाइफ जर्नी, उनकी डेफिनेशन के साथ, और साथ ही वो कैसे इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स अपने साथ संजोए हुई हैं, क्योंकि हम उन्हें उनके एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल जबलपुर के सिंधु नेत्रालय के थ्रू जानते हैं। और मैंने देखा है उनको वहाँ पे उस भाव से लोगों से डील करते हुए, जिससे उनकी आई तो ऑपरेशन से बाद में ठीक होती है, बल्कि उनके नेचर और उनके व्यवहार से उन्हें पहले काम डाउन किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, आप बिल्कुल अपने परिवार के जैसे उनके साथ डील करते हैं। और आगे मैं मैम से मिलवाना चाहूँगी। मैम नमस्कार, थैंक यू नेहा फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर कमला अब्दुल लालवानी है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और जैसे कि नेहा ने बताया, सिंधु नेत्र सेवा समिति के साथ जुड़ी हुई हूँ 2010 से। तो करीब 15 वर्षों से हम वहाँ निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आँखों से संबंधित रोगों को का उपचार करते हैं और जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनको कई पेशेंट्स जो अफोर्डिंग नहीं होते हैं उनके लिए फ्री सर्जरीज भी करते हैं और मिनिमल कॉस्ट पे जो पॉसिबल होता है हमारे हॉस्पिटल के लिए, हम उनको अपनी बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देने की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया। मैम से हमने टाइम बहुत पहले मांगा था, बट कुछ रीजंस की वजह से, जैसा आप सब जानते हैं मेरे वीडियोस की स्पेशलिटी है कि मैं अनाउंस बहुत पहले करती हूँ, बट होता बहुत काम लेट है। पर फिर भी आज बहुत मुश्किल के बाद मैम का और मेरा टाइम मैच हुआ है और आज हम साथ में हैं। आज मैम की जर्नी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप अपनी आंखों को कैसे सेव कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोएंगे हम लोग। मैम बिफोर वी स्टार्ट विथ योर जर्नी, मैं एक छोटी सी मेरी ना यूट्यूब जर्नी का एक छोटा सा मैंने रखा हुआ है कि जिसका भी मैं लाइफ जर्नी शेयर करूंगी, उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको किसी टैगलाइन में हमने बांध के रखा है क्या? लाइक एक होते हैं ना, मेरी लाइफ की टैगलाइन ये डिस्क्राइब कर देती है कि ये मेरी लाइफ है। लाइक मैं समझ गई आपकी बात नेहा। मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, जो आप चाहो वो मिलता है। ओके। Positivity is the most important thing, and determination, loyalty is most important aim or motto of your life. If you are loyal to anything, if you are determined to get anything, you will get it. Yes, and hard work and consistency is very important for any journey to be accomplished or get the maximum whatever benefit you want to have from your life. ओके। सो आप जैसा कि जानते हैं सभी लोग, मैम डॉक्टर हैं। तो मैम डॉक्टर अपने आप में आज के डेट में एक बहुत बड़ा टाइटल है जो आपकी लाइफ को के स्ट्रगल को बता देता है। तो आई वांट टू नो कि आपकी डॉक्टर की लाइफ जर्नी कैसे शुरू हुई, आप डॉक्टर कैसे बनी, क्यों आपके मन में ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? बिकॉज हम जानते हैं बच्चे क्या होता है, जब छोटे होते हैं ना, छोटे से बड़े होने तक वो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट और पुलिस सब बन चुके होते हैं। बट एक इंसान जब डॉक्टर बनता है तो बहुत पहले डिसाइड कर चुका होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और पायलट। जो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे चालू हुई? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे फादर मदर दोनों ही हमें हमेशा पढ़ाई के लिए इंस्पायर करते थे। माय फादर वाज एजुकेशनिस्ट, ही यूज्ड टू टीच अकाउंट्स in an institute and along with that he was working in a bank also. तो उनका हमेशा से एम था कि बच्चों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। माय मॉम वाज लाइक पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उनका डंडा हमेशा रहता था एंड वी वर गुड इन स्टडीज। हम तीनों ही भाई बहन बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, हमेशा ही जिन भी स्कूल्स में रहे वी यूज्ड टू एक्सेल। 10th क्लास करने के टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी सिस्टर वाज डूइंग मेडिकल, मैं उनसे मिली थी एंड आई गॉट इंस्पायर्ड अ लॉट। और इमीडिएटली शी वाज डूइंग MBBS एंड आई गॉट इंस्पायर्ड अ लॉट फ्रॉम हर। वो वाइट एप्रन यूज्ड टू मेरे को ड्रीम्स में आता था। और इसी बीच में मैं एक डॉक्टर से भी मिली थी फॉर सम हेल्थ इश्यूज एंड ही वाज आल्सो वेरी काइंड एंड वेरी जनरस एंड उनकी बात करने से ऐसे लग रहा था कि हम ठीक हो गए, इसलिए आपने मुझे चीज अडॉप्ट कर ली। हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। एंड देन आई स्पोक टू माय फादर आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th, I want to become a doctor, but the thing is, everybody says that studies are very expensive. So we are from middle class family, and I was the eldest daughter. ये दो भाई बहन और थे, तो अपन अफोर्ड कर पाएंगे ये चीज़? बिकॉज मैं शुरू से ये था कि हमारे पेरेंट्स हमसे डिस्कस करते थे हर चीज़, तो हम भी उनसे हर चीज़ डिस्कस करते थे। तो माय फादर सेड ये तो तुम्हारा कंसर्न ही नहीं है, ये तो मैं फादर हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में करेज है, अगर आप में टैलेंट है,
तो आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुक सकते, अगर लेना पड़ा तो लोन लूंगा, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, तो ये आपका कंसर्न ही नहीं है। सो दैट वाज उनका बैकअप था। और मैंने ये भी बोला कि जरूरी नहीं है कि यही मिले, हो सकता है दूसरे शहर में जाना पड़े, तो एज अ गर्ल विल यू सेंड मी समवेयर आउट। तो उसने उन्होंने मुझे बोला मुझे अपने बच्चों पर खुद से ज्यादा विश्वास है। सो दैट वाज अ बिग थिंग, क्योंकि आज से अगर 30 साल पहले की बात करें तो फीमेल एजुकेशन वाज नॉट, स्पेशली सिंधी फैमिलीज में, है ना, हमारे यहाँ पे होता था 11वीं 12वीं पास करो लड़का ढूंढना शुरू कर देते। तो जो मेरी पूरी बिजनेस क्लास फैमिली है मेरे रिलेटिव्स में, माय फादर वाज द ओनली एजुकेटेड वन। तो मेरे पेरेंट्स का इतना बैकअप था मुझे कि हाँ मुझे तो कुछ करना है, बिकॉज दे वांटेड मी टू स्टैंड समवेयर टॉप। तो ये उनका जो बिलीव था दैट मेक मी कि नहीं मुझे ये करना ही। योर नो ब्रदर? मेरा ब्रदर है, वो क्या करते हैं? वो मार्केटिंग में है और अमेजोन में है अभी। ओके, मतलब इट वाज नॉट लाइक दैट कि भाई है तो तीनों बहनों को जल्दी ढकेलो और शादी कर लो? नहीं, इनफैक्ट हम दोनों बहनें ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मेरी बहन ने इंजीनियरिंग किया और उसने भी इन्फोसिस में जॉब किया, एक्सेल जॉब में, मतलब शी इज एक्सेल इन हर वर्क आल्सो। और उसने इंजीनियरिंग इसलिए ऑप्ट किया था कि वो बोलती थी मुझे कमाना जरूरी है। मैम इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जबलपुर के एक बहुत फेमस डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी फिलहाल, उनके एक बार स्पीच सुनी थी मैंने, एंड उनके घर पे शायद ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स हैं, बट उनके साथ केस हुआ था, या जो भी आपकी जर्नी रहती है वैसी, कि आपको पहले तो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद 5 साल तक प्रैक्टिस रहती है। जो पहले का क्राइटेरिया तो स्ट्रिक्टली 5 साल का रहता ही था। तो वो 5 साल, और उसके जैसे अभी आपने बोला कि सिस्टर को जल्दी अर्न करना था इन लाइफ, सो उन्होंने वो ले लिया। तो वो जबलपुर के फेमस डॉक्टर होकर उन्होंने मुझे, मतलब मुझे नहीं, वो ऑडियंस में ये बोला था कि आप कुछ भी बन जाइए, डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि मेरा बेटा मेरे को 7 साल के बाद वापस मिला और उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो डॉक्टर बनकर आएगा। तो ये जर्नी में आपको कभी आपकी लाइफ में लगा कि नहीं यार अब बहुत ज्यादा हो रहा है, लेट इट गो? हर लाइफ में होते हैं। मैंने वही बोला ना, आप जो ड्रीम करते हो ना, फिर आप ये सब नहीं सोचते, अगर चले हो तो पथ पे बाधाएं तो आएंगी। तो हर किसी का रास्ता ऐसा नहीं हो सकता। इवन इफ वी आर टू सिस्टर्स एंड वी आर इक्वली गुड इन स्टडीज एंड वी आर इक्वली गोइंग ऑन द सेम पाथ, फिर भी सबके हर्डल्स अपने होते हैं। हाँ, राइट। सो यू कैन नॉट ऐसे एक तो कंपेयर नहीं कर सकते। और वही मैंने बोला ना, जो हमारे दिमाग में होता है, अगर हमें वो अचीव करना है तो फिर हम ये सब नहीं सोचते। इट इज डिफिकल्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिकल स्टडीज में आपको कम से कम 10 से 12 साल पढ़ना होता है मिनिमम, क्योंकि 6 इयर्स का एमबीबीएस है, 5.5 इयर्स का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जो करते करते 6 साल का हो जाता है। उसके बाद आप प्री-पीजी देते हो, प्री-पीजी का क्लियर भी एक बार में हो जाए, पीएमटी भी एक बार में क्लियर हो जाए, फिर 3 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन रहती है। एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन अ सर्जिकल फील्ड लाइक जिसमें मैं हूँ, आपको कुछ साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, ताकि आप ऐसे तो नहीं किसी के भी आंख बना सकते, नहीं आपके ऊपर कोई आएगा बिलीव करने के लिए। तो 2-3 साल 4 साल, और आजकल फेलोशिप्स भी होती हैं, हमारे टाइम पे इतनी फेलोशिप्स नहीं होती थी, उसमें भी 2-2.5 साल लग जाते। तो 10 से 12 साल के बाद बाहर आके अब आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन एवरीवेयर यू आर स्पेंडिंग, यू आर नॉट अर्निंग मच। अगर मान लो पीजी वगैरह में मिलता भी है तो वो आपका खर्चा निकालने लायक ही होता है। तो आपकी फैमिली, अगर आप 20 साल की उम्र में या 19 साल की उम्र में एमबीबीएस में घुसे हो और आप बाहर आ रहे हो 33 साल की उम्र में, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन तो बनते हैं। मतलब आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपको कभी ऐसा लगा मैं डाउन हो रही हूँ? हाँ, बहुत बार हुआ है। बिल्कुल। मेरी शादी हो गई थी जस्ट आफ्टर एमबीबीएस। ओह, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ माहौल बहुत अलग था, बिकॉज कंजर्वेटिव फैमिली थी जहाँ बहू को पूरा बहू होना चाहिए। तो मुझे याद है फॉर इयर्स मुझे ऐसे लगता था कि मैं आई एम नॉट इन कांटेक्ट विद एनीबॉडी। मैं सुबह 5:30-6 बजे उठ के घर का पूरा काम करती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। मैंने पीजी भी आफ्टर मैरिज की है, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि सब चीजें बैलेंस करना, आप बहू कहीं पे भी नहीं छूट सकते, आपको घर का पूरा करना है। नॉट पॉसिबल। हाँ, नॉट तो पॉसिबल। बहुत डिफिकल्ट होता था। इनफैक्ट मेरे को बच्चे के बाद भी 2-3 साल का ब्रेक आया, बिकॉज मेरे इन-लॉज चाहते थे कि आप उसको बड़ा करो फिर आप जाओ। हम मेड के भरोसे बच्चा नहीं छोड़ना चाहते, या हम नहीं चाहते। मतलब एक डॉक्टर को भी सारी चीजें फेस करनी पड़ी। हाँ, बहुत। पर फिर मुझे फाइनली यही लगा कि यहाँ पे मैं लूज हुई, मतलब मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन स्टेप्स फॉर इट। इट इज माय जॉब, इट इज माय ड्यूटी, माय सन इज आल्सो माय ड्यूटी, सो आई कैन नॉट कीप एनीथिंग असाइड। दिस इज आल्सो माय ड्यूटी, दिस इज आल्सो माय ड्यूटी। आई हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर। मेरे 3-4 साल का लीव आया, बट देन आई रियलाइज्ड इट, आई केम बैक
I It fight. was a for fight, it. internal fight, है ना? It was. I'm facing that. It was a fight. It is always a fight. For female, it is always a fight because in our जो हमारा समाज है वो आज भी वो आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करता है. Especially females को. So मैम पहली चीज़ तो आप मुझे बताइए, ये मेरे को बहुत इंटरेस्ट है जानने का कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, if I'm not wrong. डॉक्टर को डॉक्टर ही क्यों चाहिए रहता है? हाँ, उसका वही एक तो देखो 13-14 साल की पढ़ाई हाँ. और उसके अलावा जैसे मेरी तो फील्ड पे भी इमरजेंसी वाली नहीं है, पर जब मैं पीजी कर रही हूँ तो मेरी नाइट्स होती हैं, तो आप कौन सा हस्बैंड चाहेगा कि मेरी बीवी रात में आधा है? कोई नहीं चाहता. नहीं चाहता. सो दैट इज व्हाई वी थिंक कि एक तो हमारी इतनी लंबी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए अ पर्सन हु इज गॉन थ्रू दिस, हाँ. सो दैट इज अ वन थिंग. एंड सेकेंडली इमरजेंसीज इन फील्ड्स में रहती हैं, तो ओनली द पर्सन हु इज मेडिको और हु नोज दिस जर्नी विल अलाउ. बट यू वर सेइंग दैट कि आपको एक नीड मतलब एक आया, सो क्या उस टाइमिंग पे सर ने आपको वो लेवल का सपोर्ट नहीं दिया, या आप कहना चाहोगे कि आपने उनको समझाया नहीं या वो समझे नहीं? सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन. लाइक यू नो, अगर हम प्रोफेशनली किसी को अपने से मैच ले रहे हैं तो वी विल बी यू नो नीडिंग इट कि हाँ चाहिए वो यार, वो तो समझे एटलीस्ट कोई और नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशन एक ऐसा है जहाँ पे आप ब्रेक मारते हो तो आप बहुत पीछे हो जाते हो, बिकॉज प्रैक्टिस जो रहता है वो सी मेरे को छूट वही जाता लगता है हमेशा कि इवन आफ्टर मैरिज हर किसी की अपनी जर्नी और अपनी फाइट रहती है. यूजुअली फीमेल्स आर नॉट वेरी आउटस्पोकन और वो कोशिश को कई बार जैसे इसको खुश करना है, अच्छा चलो ये निकल जाए फिर ये कर लेंगे, तो वी टेक स्टेप बैक. तो वो थोड़ा सा आया, बट देन आई गैदर्ड माई सेल्फ बैक एंड देन आई केम बैक. सो मैम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की जो न्यू जनरेशन है हमें ये देखेगी आज ये, सो आई वांट यू टू, आप अपनी फाइट से उन्हें एट प्रेजेंट क्या डिसीजन लेना चाहिए कि जो लगा था कि गलत था हमारा, हमें बहुत पहले उठना चाहिए था अपने लिए, यू आर रियलाइजिंग इट कि नहीं मुझे और पहले फाइट करना चाहिए था. सो क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को जो क्या होता अभी है ये ना, बैलेंस बहुत जरूरी होता है लाइफ में. बैलेंस का मतलब ये होता है कि हम हमेशा ही नहीं बोल सकते हम करियर के लिए ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, बच्चा भी हमारे को नहीं संभालना, मतलब ये भी गलत है. और अपन ये भी नहीं कर सकते कि नहीं वी हैव टू, एक लीप भी नहीं आनी चाहिए. तो यू हैव टू ट्राई टू बैलेंस आउट द थिंग्स. अगर उसमें हमें कुछ हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें अपनी हेल्प खुद बनना है. ठीक है, तो आपको बैलेंस बहुत जरूरी है. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए इन लॉज की, बिकॉज मुझे लगता है फैमिलीज के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है. तो आप कंसिडर कर रहे हो वो नहीं कर रहे तो ये उनकी मिस्टेक है. यू कैन नॉट बी योरसेल्फ रॉन्ग. आपने फिर भी अपना दिया, मैंने आई हैव गिवन फ्यू इयर्स एंड देन इन दोस फ्यू इयर्स वी हैड इश्यूज, बट आई केम बैक again. There was a fight, but at the end they were able to understand it. But yes, it took long. मुझे हमेशा लगता है कि आपको खुद के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा. मैं कुछ 4-5 साल खुद के लिए खुद स्ट्रांग नहीं थी. ओके, so ये आप दूसरों को समझाओ उससे पहले आप खुद को समझ लो अच्छे से, पहले खुद को समझ को और खुद को स्ट्रांग रखो. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की भी लाइफ में कुछ भी अप्स डाउन्स नहीं हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना. लाइफ इज एन ईसीजी, इट हैज अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक्स बोथ, एंड इट विल बी फ्लैट देन यू आर डेड. राइट. सो ये भी स्पाइसेस है लाइफ के, एंजॉय इट. मैम इसी बात पे ना एक चीज शायद आपने ना देखी हो, हमने कैंप में देखा था सिंधु नेत्रालय के सेवा के टाइम पर कि एक ना हस्बैंड आए थे एंड वो अपनी सास को लेके ऑपरेशन के लिए आई थी हमारे यहाँ पर. सो उनके हस्बैंड ना ड्रिंक करके आए, उनको वहाँ पे मारने लगे एंड आई नो कि वहाँ से हमें उनको भगाना पड़ा और शी वॉज क्राइंग. तो टिल डेट बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड ऐसा अभी भी है जो हमारा अपना हम खुद से फाइट करते हैं, वहाँ पे उनको अपने सबसे अनमोल रिश्ते से भी फाइट करना पड़ता है. यू नो दैट हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट और सबसे प्यारा पीसफुल रिश्ता होना चाहिए. तो वो अभी भी फाइट कर रही हैं, तो आप उनके लिए आपकी लाइफ जर्नी से कुछ शेयर करना चाहोगे और यू थिंक कि हाँ उन्हें ये स्टैंड लेना चाहिए? सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है फॉर एवरी फीमेल, यू हैव टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. The days you are economically independent, these hurdles become less because then you can make yourself happy. And if you will be at your own comfort, मतलब बोलते हैं ना दिल से अपन शांत रहेंगे ना, तो बाकी सब चीजें अपन इग्नोर कर सकते हैं. जब हम खुद ही इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं किसी पे, तो हम फाइट कैसे करेंगे? देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ पैसा सब कुछ होता है, बट फिर भी पैसा मैं आपकी स्टेबिलिटी उसमें बेटर है
कि अभी के टाइम पे पैसा ऐसा है कि जैसे आपके बॉडी में ब्लड है वैसा ही आपको पैसा रिक्वायर्ड है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को खड़ा कहीं नहीं देखते हो तो ही आप झुकते हो, तो ही आपको बाकी लोगों का डर रहता है, बाकी लोगों के सामने झुकना पड़ता है। सो मैम ने जो कहा है वो सच है। आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, उनके बेस्ड आप बहुत सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 से 1.5 लाख की स्कीम्स आई हुई हैं, उनके थ्रू आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। सो प्लीज़ डू रिमेंबर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इकोनॉमिकली फाइट करके अपने आप को खड़ा कर सकते हो। 2 मिनट बंद कर। ओके मैम, तो मुझे अब आपको जानना है, आपसे जानना ये है कि आप आंखों की डॉक्टर हैं, तो आपने आंखों के लाइन ही क्यों चूज करी है? वही मैंने बताया था, मेरा बेसिक क्राइटेरिया था, मैं सर्जन बनना चाहती थी। मुझे गायनिकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, बट फैमिली रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं इमरजेंसी फील्ड हैंडल नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि इन लॉज काफ़ी बड़े थे, दे वर हैविंग कार्डियक इश्यूज, तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी थी। अगर मैं कोई भी इमरजेंसी ब्रांच चूज करती तो उसमें प्रोबेबली कहीं ना कहीं सेटबैक ज़्यादा होता। Was it a sacrifice type something? नहीं, मुझे सर्जिकल ब्रांचेस अच्छी लगती थी और आई एम हैप्पी विद माय फील्ड। ओके, या दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब ना मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे कि आप अपनी वजह से नहीं, औरों की वजह से इस लाइन में आए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब जो पेशेंट्स हमारे चाहिए ना कि एक अच्छा डॉक्टर चाहिए रहता है आंखों के लिए, क्योंकि लोग आंखों को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं अपने, तो इसीलिए आप डेस्टिनी तय करते हैं कि आपको कहाँ लेके जाएगी, इसीलिए। जी मैम। तो बस वही मेन रीजन था कि मैं सर्जन बनना चाहती थी। मैम, आप सिंधु नेत्रालय में आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, लाइक हमारे यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं बहुत आती हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उनका एक ये एज वाइज ही प्रॉब्लम है, और आज के डेट में जो खान पान की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आंखों में प्रॉब्लम्स जा रही हैं, क्या वो रीज़न है? तो 2 चीज़ है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस है कि आपका जो लेग्स है वो क्लाउडी होने लगता है। जहाँ तक तुम बोल रहे हो खान पान की वजह से, तो आजकल बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी है, अपन को पता है, ये खान पान से संबंधित है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस जो आजकल बहुत ज्यादा है वो, और डेफिनेटली ये जो फास्ट फूड है, इन सबसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ज्यादा होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं आंखों को भी इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए आजकल डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के केसेस वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। उसका रीज़न यही है कि हमारी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। सो मैम, आँखों को सेव करने के लिए या बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ रही हैं अभी, पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं भी सिंधु नेत्रालय से एक बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हूँ, तो मुझे तो सिर्फ एक ही पता था कि आंखों में प्रॉब्लम है तो चश्मा लगता है या तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, क्योंकि इतना रिसर्च किया नहीं उसके ऊपर। लेकिन मैंने जब अभी एक गो थ्रू किया कि बहुत सारे पर्दे में प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम से ये सब क्या और क्यों हो रही है? मैंने भी बताया कि लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। अगर आप एज अ पर्सन सोचो, आंखों को एक तरफ हटा दो, तो भी एज अ पर्सन एक रेगुलर डाइट, गुड डाइट, जिसमें कि आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, वो आप लेते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को फिजिकल, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर मोस्ट डेस्कटॉप वर्किंग। अगर मैं एज अ डॉक्टर अपना भी देखती हूँ तो मैं सारा दिन पेशेंट देखती हूँ, तो इट्स मोर ऑफ अ सेटिंग, मुझे चलना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, कुछ फिजिकल वर्कआउट नहीं, सर्जरी भी करूंगी तो बैठ के करूंगी, तो वी हैव लेस फिजिकल वर्क एज कम्पेयर टू हम फार्मर्स नहीं हो सकते, हम मजदूर नहीं है, तो हमारा फिजिकल वर्कआउट कुछ नहीं है, तो हमारी बॉडी को कुछ फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। तो एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे, चाहे आप वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हर किसी को करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी जो होती है ना, एक एज के साथ जो मसल वास्टिंग होती है, तो मसल स्ट्रेंथनिंग होएगी, आपकी बॉडी, आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी। अच्छे डाइट से आप कोई भी डायबिटीज और ये सब जो बीमारियां होती हैं डाइट की वजह से, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। और आई थिंक दैट इज, और दूसरा स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दैट इज ऑल्सो मेन कल्प्रिट फॉर मेनी आई डिजीजेस, जैसे ARMD बीमारियां, जो लोग स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं, कई सारी ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट करती हैं, ये अम्ब्लायोपिया होने लगता है बिकॉज ऑफ टबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन से। तो ये सब चीजें अपन अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को ध्यान में रख के चले तो। ओके जी। और ब्राइट सनलाइट, डस्ट से बचना,
ये सब भी इम्पोर्टेंट मतलब है एक इसमें। ये ऑपरेशन के बाद वाला नहीं, लोगों ये को routine में आपको routine करना में होना चाहिए जी। हमें कि भाई डस्ट से और डायरेक्ट सनलाइट जी। वगैरह से बचना ही चाहिए, जी, है ना, तभी आप अपने आप एंड इट को इज सेव कर पॉसिबल। सकते हो। आप आधा पौना घंटा अपने आप को देते हो हम्म। तो इतना मुश्किल नहीं होता ये सब चीजें करना। हम फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपका ओवरऑल बॉडी का मतलब इंक्लूड रहता है, आप अपने आप को हेल्थ के सेव बिल्कुल, करते हैं। बहुत और बिल्कुल। से लाइक आपका डेली रूटीन क्या है? मैं सुबह 6:30-7 बजे उठती हूँ। यू प्रेफर योगा और जिम और समथिंग? मैं मिक्स्ड करती हूँ, मैं वॉक पे भी जाती हूँ, मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, मैं थोड़ी फ्लोर एक्सरसाइजेस भी करती हूँ बदल बदल के, कभी जुम्बा भी करती हूँ, वीडियोस खोल के यूट्यूब पे आजकल के, तो मैं सब कुछ करती हूँ। एंड आई ट्राई टू फॉलो सब डाइट ऑल्सो, लाइक एज के साथ ग्रेन्स कम करना, प्रोटीन्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना, तो आई डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। सी मैम है जो आपको बता रही हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको मेरी तरह चश्मा नहीं पहनना है तो आप देख सकते हैं, आंखों की डॉक्टर ने चश्मा नहीं पहना हुआ है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। मैम मुझे किसी ने सजेस्ट करा था, डॉक्टर टू डॉक्टर ही है, किसी ने मुझे बोला था आप अपना चश्मा उतरवा लो, और फिर किसी एक डॉक्टर ने 6-8 महीने बाद बोला चश्मा नहीं उतरवाना क्योंकि बढ़ता है, नंबर बढ़ेगा तब देखेंगे, अभी नहीं कर रहा हूँ। सो क्या बेटर है, प्लीज सजेशन? हाँ, देखो चश्मा तो ऐसा है कि यू आर बॉर्न विद द जीन्स, हर किसी को चश्मा नहीं होता। हाँ। जैसे आपकी हाइट जीन्स में डिटरमाइंड है, वैसे ही चश्मा कितना आएगा ये आपके जीन्स डिटरमाइन करते हैं। एंड यू गेट इट फ्रॉम योर पेरेंटल साइड, मतलब मदर या फादर की साइड से, नॉट नेसेसरली डायरेक्ट रिलेटिव, मामा चाचा वो इस टाइप से भी आपको आ सकता है। सो इट्स बेसिकली इन योर जीन्स। उतरवाने की जहाँ तक बात है तो 18 से 20 साल तक हमारी आई की ग्रोथ होती है, तो टिल देन कोई भी सर्जरी नहीं करानी है, मतलब चश्मा उतरवाना। अभी मैं करवा सकती हूँ? हाँ, आफ्टर दैट इट गेट्स स्टेबल। अगर आपका नंबर 1-1.5 साल तक नहीं बढ़ रहा है 20 साल की उम्र के बाद, 2-3 साल तक नहीं जी, तो फिर आप करा सकते हैं उसका सर्जरी। इट इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी। ओके। या जैसे आपको आपकी नाक लंबी है, आपको छोटी करानी है, तो इट्स अ हाँ। कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, इट इज आल्सो अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। ओके। सो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, आपके बच्चे भी हैं, बेटा है मेरा, हाँ। सो बीइंग अ मदर, आप उन्हें कैसे इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करते हो? लेकिन खुद को कर लेना इजी पड़ता है, आइज़ का ध्यान रखना और बाकी सारी चीज़ें, उन्हें आप क्या गाइडेंस देते हैं, मतलब बच्चों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? और साथ ही साथ एक क्वेश्चन, आपके पास पेरेंटल जर्नी रही है आपकी, लाइक आपके फादर एजुकेशनिस्ट थे और सपोर्ट भी आपको मिल रहा था, बट अभी आप अपने बच्चों को किस लाइन में और कैसे आप वो कर रहे हैं? बच्चों को जहाँ तक इंस्पायर करने की बात है, मुझे हमेशा लगता है जो चीज़ आप फॉलो करते हो वो देखते हैं, वो सीख जाते हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तो जैसे पेरेंट्स अपन पैम्पर करते हैं, बटर चीज सब खाता था, तो यूज्ड टू बी वेरी अच्छा गोलू गोलू। एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मैं उसके साथ एक दिन बैठी एंड मैंने उसको बोला कि यू नो योर पर्सनालिटी मैटर्स, इट्स नॉट आई एम सेइंग यू आर फैट, बट यू योरसेल्फ थिंक दैट योर फ्रेंड्स बुली यू, but you have to work on it. So it was, he was I think in 7th standard. Okay. And he used to be very hefty. At that time he used to be 60 kg. Okay. And then now he, if you'll see, he is a model figure. Oh. Yes, and now he is very like regular for his gyms and अच्छा फिजिकल वर्कआउट करता है, कॉलेज के साथ में भी अपना डाइट का बहुत ध्यान रखता है कि मुझे अनहेल्दी नहीं खाना है। एंड वो इंस्पिरेशन आप एक बार देते हो, अगर वो बच्चा समझ जाता है उस चीज़ को और उसको फॉलो करने लगता है, तो फिर वो आपकी, वही मैंने बोला ना, आप अडाप्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ अडाप्ट कर सकते हो। मैं उसको बोलती थी तो कोई भी चीज़ बोल, आई विल मेक यू इन अ हेल्दियर वे। सो बट आई बिलीव कि बच्चों के जर्नी को देखा जाए तो आप उनको बोलकर जितना नहीं सिखा सकते उतना करके खा सकते हो। तो आपने मतलब वो चीज करी हुई है जिसकी वजह से उसने उसको जल्दी से इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद वॉक, लगाने पड़े हैं। जैसे वो उसको फिजिकल का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, खेलने में भी नहीं था, तो इनिशियली आई स्टार्टेड कि मैं उसको बैडमिंटन पे ले जाती थी, छोटा भी था तो भी ले जाती थी। फिर बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हम वॉक्स पे जाने लगे, 1 घंटा वॉक करते थे, फिर हम उसमें कुछ भी डिस्कशंस करते थे XYZ स्कूल के, कॉलेज के, वो भी गॉट इंगेज। एंड दैट इज द क्वालिटी टाइम। हम कब जाते थे? रात में 10 बजे वॉक पे, क्योंकि मैं भी फ्री तभी होती थी, सब कुछ कर करूँ के। लेकिन दैट मेक्स अ बॉन्डिंग एंड दैट मेक्स हिम लर्न कि देखो मम्मा इज ऑल्सो गिविंग टाइम फॉर मी, और फिर वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में है। ओके। मैंने ना अपने काफ़ी सारे चैनल के रील्स के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि आप अपने बच्चों में जो चीज़ देना चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है कि आप सिखा सकें।
सो मैम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि यहाँ पर जैसे कि जो बच्चे हैं वो अभी बहुत सारा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, क्योंकि मदर्स आर लाइक कि उन्हें अगर किसी रेस्टोरेंट में भी लेके जा रहे हैं तो दे आर लाइक तुम मोबाइल पकड़ो, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू रहते हैं और हस्बैंड के साथ कंटिन्यू रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी ये चीज और है। घर पर भी सेम हो रहा है, खाना खाना है तो बच्चा को मोबाइल देना है और बच्चा भी जिद में आके जिद वही करता है सिर्फ मोबाइल की। मेरा बेटा 4 साल का था, मैं एक बार पेरेंट्स के यहाँ लेके गई थी, एंड जैसे हम घर जाते हैं तो फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, तो Right, मैं उसको नाना के पास छुट्टी आती, एंड माय मॉम वाज ही इज गुड विद अस, द ओनली थिंग ही डजंट ईट एनीथिंग तुम्हारे बिना, और तेरा बेटा इतना खराब है कि टीवी में भी नहीं बिठा सकते क्योंकि वो टीवी में भी नहीं देखता। मैम ये कैसे पॉसिबल था? हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने उसके साथ 4 साल 5 साल ब्रेक लिया। अच्छा, मतलब आपने अपने आप को चेंज किया हाँ। टू चेंज हिम कि उसको कैसे हाँ, मोल्ड मतलब करना है, मैं कैसे ढालना है उसको। मतलब मैं घर का काम तब करती थी जब वो सोता था। I have to give time to him, तभी तो, नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा, अकेला तो कुछ नहीं कर सकता वो। और उसको मैं बहुत सारे एजुकेटिव टॉयज ला के देती थी कि हम उसमें उसको इंगेज करें, क्योंकि बच्चा कुछ तो करेगा, आप दाम तो नहीं बिठा सकते उसको। मतलब अगर आपको स्क्रीन टाइम हटाना हो बच्चों का तो आप या और तो मैं खुद एक उनको चीज टाइम नहीं यहाँ बताना चाहती हूँ, माय हस्बैंड इज अ पीडियाट्रिशियन, और ही सेज कि आजकल बहुत सारे बच्चों में ये मोबाइल की वजह से जिसको होता है ना अटेंशन डेफिशिएंट, किसी की नहीं सुनना, बहुत सारी न्यूरोलॉजिक चेंजेस आ रहे हैं। तो बिकॉज अगर आप खुद 2 घंटे मोबाइल देखोगे, आप इरिटेबल हो जाते हो, लाइक बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, एंड देन दे वांट ओनली दिस थिंग, इट एडिक्टिव है मोबाइल। उसको कैसे हटाया जा सकता है? डू यू आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो आपको बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है, उनको ये बोलना है कि ये आपके लिए है ही नहीं। ओके, बट ज्यादातर पेरेंट्स अभी यही करते हैं कि उन्हें अगर अपना मी टाइम चाहिए तो बच्चे को मोबाइल के साथ चिपकाना रहता है उनको। मी टाइम क्या, मैनी टाइम ऐसे देखा गया है कि उनको खिलाना है तो मोबाइल, रेस्टोरेंट में भी बच्चे मैंने देखा है कि मोबाइल लेके ही कुछ खाते हैं, तब कुछ पॉसिबल हो पाता है। देखो, आपको बच्चे को स्क्रीन पे क्या और कितना दिखाना है, यू हैव टू रेगुलेट। देखो, एक चीज है, डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। हम भी तो ऐसा नहीं करते ना कि सारा समय खा रहे हैं, सारा समय पी रहे हैं, हर चीज का एक टाइम होता है। तो यू हैव टू मेक योर चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग डिसिप्लिन कि ये 1 घंटा टीवी का है, डिप्राइव भी नहीं करना है। देखो 2-3 साल तक तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता, आप जो दिखाते हो वो करता है। आप अगर खुद मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हो तो वो भी देखेगा, अगर आप नहीं देख रहे हो तो उसको पता ही नहीं मोबाइल क्या है ना। इट इज बेसिकली इट्स अ टेलीकम्युनिकेशन। अब आजकल इंटरनेट की वजह से एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, तो हम बच्चों को दिखा, हमारा बच्चा देखता ही नहीं था तो उसने मांगा भी नहीं कभी भी, बट वो फोन करते देखता था तो फोन मांगता था, तो उसको छूट टॉयज वाला टॉय यूज्ड टू प्ले लाइक हेलो हेलो। बट इफ आई एम सीइंग रील्स और वीडियोस ऑन मोबाइल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो ही से मेरे को भी देखना है। इट्स ऑल व्हाट यू आर, वही अपन जो कह रहे थे, जो आप करोगे वो वही करेगा। बच्चे तो ऐसे कि आप उनके सामने पेपर फाड़ रहे हो ना, तो वो पेपर फाड़ेंगे। दे आर बेसिकली कॉपी कैट्स, क्योंकि वो तो जो देखते हैं दे फॉलो दैट। मैम न्यू मॉम्स को इसके लिए आपके थ्रू में एक मैसेज देना चाहूँगी, जैसा मैम ने बताया ये कि आपको बच्चों को अगर अपना स्क्रीन टाइम से हटाना है, जो कि आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो उनका नहीं वापस लेते हैं, वो टाइम उनको आप नहीं देते हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल ही उनका बचपना छीन लेता है, और साथ ही में आप उनके मन में कोई सपने नहीं डाल पाते हैं। लाइक किसको क्या बनना है, आजकल कोई कुछ भी बन जाता है और नहीं भी बनता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ खराब रहती है और वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते हैं वहाँ पे। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, जिनके भी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मेरा मैया फॉर मॉम्स का चैनल है जहाँ पे मैं बहुत सारी आपको हेल्प करने वाली हूँ, जो आपको एक अच्छा मॉम, बेस्ट मॉम होने के लिए नहीं, बट एक मदर की जर्नी क्या होनी चाहिए वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं ये वीडियो को वहाँ पे भी डालूंगी, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्क्रीन टाइम में ज़्यादा बिजी है तो आप प्लीज़ मॉम जो भी हैं आप उन्हें अपना टाइम दीजिए, उनसे वो मोबाइल ले लीजिए, लेकिन कैसे लेना है वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की टेंडेंसी कैसी है, माहौल कैसा दिया हुआ है। एम आई राइट मैम? सो मैम आपकी जर्नी तो हमें ऑलमोस्ट सारी पता चल गई। अब मुझे आपसे ये जानना है कि आँखों को लेकर जो आपने जो हमें सेफ पॉइंट्स बताया, जो भी चीज़ें हैं, तो ये बच्चों की स्क्रीन टाइम की वजह से भी लोग आजकल रील्स में देखते हैं, मैंने खुद देखी है ये चीज़ें कि आपके लिए दवाइयाँ देने लगे हैं लोग कि दे देना, ये वाली दवाई ड्रॉप्स डालनी चाहिए, ये नहीं डालनी चाहिए। सो ये ओके है और हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर
पहली चीज तो कोई भी दवाई के से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसकी उसको जरूरत है कि नहीं है। कोई भी बच्चा अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम या ज्यादा नियर वर्क में इंटरेस्टेड है, तो स्टडीज हुई है जिसमें ये बताता है कि उनका नंबर भी ज्यादा फास्ट बढ़ता है। राइट, हाँ। ठीक है, तो स्क्रीन तो कभी भी अच्छा नहीं है। एंड सेकेंडली, अब हम लोग इतने डिजिटलाइज हो गए कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशन आर बीइंग डिजिटलाइज। तो आफ्टर एज ग्रुप जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे तो आपको स्क्रीन पे डिपेंडेंट होना ही है। वाई टू किल योर आइज फ्रॉम द बिगिनिंग। और आजकल पढ़ाई में भी बच्चों को मतलब आफ्टर कोरोना सो मेनी थिंग्स आर ऑनलाइन, प्रोजेक्ट्स आर ऑनलाइन, तो बच्चों को वो एक्सपोजर एक टाइम के बाद तो होना ही है, तो सीख ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मोबाइल नहीं दोगे तो वो नहीं सीखेंगे, दे विल गेट एक्सपोज टू इट एनी हाउ। बट अगर आप शुरू से उसको वो हैबिट देते हो कि नहीं उसको स्क्रीन टाइम देना ही है, तो वो उस पर पढ़ रहा है या खेल रहा है। एक होता है ना कि कोई भी चीज को अपन यूटिलिटी जैसा यूज करें, अभी तो इस समय एंटरटेनमेंट ज्यादा है, अभी तो एंटरटेनमेंट ज्यादा है। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो मुझे लगता है इस एज ग्रुप में फॉर 15 साल से बच्चे, तो मुझे लगता है फिजिकल थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो बी अलर्ट फॉर दैट कि आपको ध्यान पहले से रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिकली एक्टिव इस एज में नहीं हो तो फिर कभी नहीं होता। मैम, आप जैसे कि सर भी डॉक्टर हैं, तो आपने बताया कि वो देख रहे हैं ये चीज़ें कि बच्चों का न्यूरोलॉजिकल जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उनसे बाहर निकलने के लिए चीज़ें सिर्फ स्क्रीन टाइम को हटाना भी है कि पेरेंट्स का अलर्ट होना भी है। अलर्ट तो जब आप अलर्ट होगे तभी आप कोई चीज़ पे वर्क करोगे। मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम ये मोबाइल नहीं छोड़ता, एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, यू गिव, दैट इज व्हाई वो छोड़ता नहीं। अब दो दिन रोएगा, तीसरे दिन बच्चा शांत हो जाएगा। तो बच्चा अगर मानता है आपसे कि मुझे फलाना खिलौना चाहिए, तो हर बार दिला देते हो क्या? ये होता है, आपको देना है, अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते आप डेली सब कुछ तो नहीं दे सकते आप उसको। जितना जरूरी है वो तो हर पेरेंट उसकी जितनी कैपेबिलिटी में होगा वो देगा ही। बट अगर आप बच्चे को मोबाइल दोगे ही नहीं, या आप उसको बोलोगे कि नहीं बेटा 1 hour इज फिक्स्ड, ठीक है, थोड़ी देर रोएगा, उसके बाद तो शांत हो जाएगा, उसको पता है अम्मा नहीं ढूंढ रही। अगर आपने एक बार रोने पे दिया तो फिर तो हर बार रो के आपको परेशान करेगा। तो ये तो टर्म्स कंडीशन हमें खुद डिसाइड करनी है। डिसिप्लिन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट एज अ पेरेंट। ऐसा नहीं कि मैंने अपने बच्चों को भी थप्पड़ लगाई होगी या डांटा भी होगा, ये डिसिप्लिन नहीं होता कि अपन ने बच्चे ने मांगा और थप्पड़ लगा दी। ये डिसिप्लिन होता है कि देखो बेटा इतना ही मिलेगा। इंडिया में तो बोलते हैं बच्चा गिरा तो रोना, उसका बाद में सुनेंगे थप्पड़ पहले वाले गिरा के दो। तो मैं आई तो नेवर हैव स्लेप्ट माय सन एट ऑल। चाहे उसने जो भी डिसीजन लिया, आई ऑलवेज सेड टेक योर डिसीजन, आई एम विद यू, बट देन प्रॉस एंड कॉन्स यू हैव टू जज। बहुत बेहतरीन डिसिप्लिन और रूल है मैम का। लिटरली मुझे ये पसंद है, मुझे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला है। मेरी फैमिली होगी सुनेगी तो सुन लो, सच में एक्चुअली बच्चे का एटमॉस्फेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी आप दे रहे हैं उसे। तो आपको अगर अब लग रहा है लाइक मैम, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक काउंसलर रह चुकी हूँ कॉलेज में। सो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स आते थे, दे वर लाइक कि बच्चा सुन नहीं रहा है, इसको ये बोल रहे हैं तो वो ये नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आपको वो माहौल ही नहीं देना, मतलब देना है आपको सिर्फ शिकायतें करना है। मैं भी नहीं बोलूँ, जैसे हम तो डॉक्टर्स थे, वी कुड हैव आस्क्ड आवर सन कि तुमको मेडिकल नहीं जाना है। तो आफ्टर 10th he said initially he used to say मेरे को इंजीनियरिंग और ये सब टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सडनली he said after 10th कि मुझे तो मेडिकल में जाना है। and we were like you never like that। he said no I want to become a doctor। and then after 6 months he said I don't want to become a doctor। why this change? then he said कि मेरे को ट्यूशन में टीचर्स ने बोला कि डॉक्टर्स अर्न द मोस्ट, so I thought I will go in this profession। तो मतलब मुझे ये लगता है कि घर का माहौल नहीं है, जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे मिसगाइड नहीं करना ही चाहिए बच्चे को। आपको बच्चे को जज करना है कि वो किस चीज में अच्छा है। डॉक्टर इंजीनियर बनना कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता। नहीं, इज वेरी इंटेलिजेंट, आई नो। अगर वो आगे बढ़ता तो वो अच्छे से करता। फील्ड किस में जाना है बोलते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस में था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी तो मेरे को इतने हर्डल्स भी आए, मैं घर तो नहीं बैठी ना, है ना, क्योंकि मेरा उधर इंटरेस्ट था। पर अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरे लिए तो बहाना था ना, आई कुड हैव इजीली सेट दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बेटा ही वाज हैविंग कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, एंड आई सेड कि म्यूजिक इज डिफिकल्ट इन इंडिया टू परस्यू, but I would not ask you that you leave it। you have to carry some education with it।
that you choose in which field you want to educate yourself, जो आपको यहाँ भी help करे, वहाँ भी help करे. I said, Mama, I'll go in management field. And maybe I'll pursue event management or something like that, so that I can continue my musical journey with that. So he has made his own band in the college. Oh. हाँ, और बहुत अच्छा गिटार बजाता है. तो ठीक है, मुझे वही लगता है बच्चे जो मन से करते हैं वो अच्छा करते हैं. आई लिटरली मैम पर्सनली आई तो बिलीव कि आपको घर से जो बेसिक्स माहौल मिलता है वही आपकी लाइफ जर्नी तय करता है. बट आई डोंट थिंक कि लोग मैंने सुना है कि आपने परवरिश अच्छी नहीं की है. मुझे वो परवरिश वर्ड से बहुत डर लगता है, बिकॉज हमने भी सर्कमस्टेंसेस देखे हैं. बट आप नहीं ये बोल सकती कोई बच्चा खराब निकला, जैसे आपने बोला कि उसको कोचिंग सेंटर स्कूल के बच्चों के वो साथ सारे atmosphere नहीं, there are so चीजें many मिलती things, हैं. even friends. हाँ. Sometimes you get such friends Friends, जो हाँ. और वो जो बच्चों का मन होता है ना, जो टीनेज में, हाँ. it's very soft and delicate, है ना. अब सपोज मेरा बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है, आई एम रियली क्लोज टू हिम एंड ही टेल मी समथिंग, तो आई विल बिलीव मोर हिम देन माय पेरेंट्स और माय टीचर्स. एट दैट टाइम पेरेंट्स और टीचर्स का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि इफ यू थिंक द चाइल्ड इज बीइंग मिसगाइडेड बाय सम फ्रेंड और समवन, तो लाइक ये कलेक्टिव रोल होना चाहिए. जो हमारे यहाँ पे थोड़ा लैग है, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें काउंसलिंग और ये सब चीजें लैग, मतलब जो मुझे लगता है आज के माहौल में बहुत जरूरी है. क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लाइक इंटरनेट एक्सपोजर इज वेरी मच, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो टीनेज में वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. दैट कंटेंट इज ऑल्सो नॉट बीइंग रेगुलराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड. जब एक ऐसी एज रहती है जहाँ पे कुछ भी आप फिक्स I have seen, I don't know whether I should say it on public platform or not. I've seen such videos, seeing my son, जिसमें ये बोल रहे थे कि अरे तुमसे जो पूछते हैं तुम्हारे नंबर कैसे आते हैं, उनसे पूछो उनके कितने आए थे, उनके माँ बाप के कितने आए थे, उनके खुद के नहीं आए थे, तो तुमको भड़का रहे. What kind of content is there? My God, ये तो It is on YouTube. So this is very bad, क्योंकि बच्चा ये सीख जाता है कि मुझे तो ढीठ होना है. हाँ. मैंने I've seen, I was really shocked by, and I said, I know, ऐसे It is वीडियोस क्यों देख रहे हो, हाँ. लेकिन बच्चे उस समय रिबेल करते हैं. हाँ, वो तो आप डायरेक्टली उस एज में 16-17 साल की उम्र से इनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनको लगता है जो हम देख रहे हैं वो सही है, मम्मी पापा वही बात बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं. राइट. हाँ, मतलब हमारा लिए डिफिकल्ट हो जाता है उनको फेस करना और उनको समझाना. और आप ये भी नहीं कर सकते कि 16-17 साल के बच्चे को हम आपको इंटरनेट नहीं देंगे या आप हमारे सिर्फ हमारे सामने देखो, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इस टाइप के कंटेंट गवर्नमेंट को वेबसाइट से हटानी चाहिए और उसमें होना चाहिए कि अंडर 18 ये देख सकता है एंड आफ्टर 18 नहीं देख सकता. इस टाइप के भी एज लिमिट्स भी होनी चाहिए. जैसे आप वल्गैरिटी पे करते हो ना, वैसे इन चीजों ये कंटेंट आप देखो तो सही यूट्यूब पे क्या आ रहा है, ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं यहाँ. दिस इज वेरी बैड फॉर अ चाइल्ड ग्रोथ. उस समय बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दैट इज अ टाइम व्हिच इज बेसिकली करियर मेकिंग, करियर बिल्डिंग. एंड दैट इज द एज जहाँ पे लोग बाहर का ज्यादा सुनना पसंद करते हैं. घर के लोग उन्हें अपने दुश्मन लगने लगते हैं. आई गेस जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक टाइम रहता है ऐसा. We had that time, क्योंकि हमें ऐसे लगता था कि हम उसको हमारी कन्विंस नहीं नहीं कर सुनेगा. पा रहे हाँ, हैं. हाँ, हमारी बट नहीं उस समय सुनेगा. पर फाइट भी नहीं कर सकते. हम सिर्फ साइलेंट सपोर्टर्स हो सकते हैं, है ना. अगर हम ज्यादा बोलते हैं या समझाते हैं तो भी उनको बुरा लगने लग जाता है. तो ये कंटेंट शुड बी रेगुलराइज्ड. टीनेजर्स के साथ ही हमेशा डिफिकल्ट जाती है कि हमारी सोच समझ थोड़ा सा डिविएट हो जाती है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए वाली कहानी. अब वो आपके पास आते हैं वापस, लेकिन वो तब आते हैं जब वो उनको लगता है कि हमने ये डिसीजन गलत ले लिया या हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है, तब वो आपके पास आएंगे. एंड वो एक ऐसा टाइम रहता है जब ना उनको अपने पेरेंट्स अगेंस्ट लगते हैं और वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बचपन से चली आती है वो एक एक तो या तो बहुत गहरा बंध जाता है या तो बहुत पीछे चला जाता है कि एक लॉन्ग टाइम तक ना आपका रिश्ता वैसा नहीं बन पाता है. कई पेरेंट्स के साथ ये रहा है. हाँ, मतलब उसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है. एज अ पेरेंट यू हैव टू बी मोर मैच्योर. यू हैव टू बी लाइक वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज विथ यू, वी आर ऑलवेज विथ यू. एंड सो दैट अगर उसने गलती की है तो फिर भी आप संभाल सकते हो और कोई नहीं संभालेगा आपके बच्चे. बट ये पेरेंट्स के अंदर उतना पेशेंस लेवल और उतना वो अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू आर मैच्योर, यू आर मैच्योर, यू आर बिग, यू आर एल्डर, तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट. मैम आपकी मैं फोटो देख पा रही हूँ वहाँ पे आपके साथ आपके हस्बैंड, आपके बेटे और आप हैं. मैं आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है. मैं कब से सोच रही थी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बट मुझे ये पता नहीं था कि मैम का एक ही बच्चा है. मैम लड़के और लड़की में डिफरेंस जो आप सोच रहे हो कि एक बार ऐसा होता है कभी ना कभी हमें फेस करना पड़ता है ये चीज कि लड़की होने के नाते हमें कई चीजें नहीं मिलती हैं.
नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा। मैं तो आई वॉज अ गर्ल चाइल्ड और सब पास पड़ोस में बोलते थे कि हम दोनों बहनों को ज्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि मेरा भाई बहुत नॉटी था तो बहुत मार खाता था। ही वाज लाइक पूरा दिन खेलते रहना है। मतलब मैं सबसे बड़े थे ना, सबसे छोटी मेरी बहन थी। आपको ये कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपनी सिस्टर के थ्रू, जो बीच वाली ये बोलती है कि तुम, मैं सौतेली हूँ, तुम सगी हो और नीचे वाला सगा है? क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है। ये एक फीलिंग नहीं, एक्चुअली ये फन टेकिंग वो रहता है, बट एक्चुअली फील आता है, या तो मम्मी सबसे बड़े वाले को प्यार करती है, या तो सबसे ज्यादा विशेष जो पूरी होती है सबसे छोटे वाले की होती है। बीच वाला बेचारा डगमगाता रहता है। मेरा तो बीच में भाई था, मैं बड़ी थी सबसे, और मेरे पेरेंट्स ने हम तीनों को हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। इक्वल तो हम लोग भी थे। लेकिन कभी ऐसा कुछ मजाक में भी नहीं हुआ। मैं तो अपनी मम्मी को मुंह पे बोलती थी, मम्मी तो मेरे को ना उठा के लेकर हॉस्पिटल से, मेरे को उतना प्यार नहीं करती हो। नहीं हो नहीं सकता। एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं, मेरा भले एक ही बच्चा है, तो मुझे लगता है कि माँ कभी दो बच्चों को अलग रख ही नहीं पाती। You know, आज भी अगर इतने बड़े हो गए, हाँ, नहीं, if she मुझे will buy something ना, हाँ, so she will not buy for me alone. She will buy for me, my younger sister and my भाभी also. अब उसकी 3 बेटियां हैं, तो आई हैव नेवर ये सीन सोच कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई हैव नेवर हाँ। सीन कि उसने कभी अपने लिए मतलब हम में से किसी एक के लिए चीज, और वो बोलेगी सबसे पहले भाभी को ले लो। हाँ, शी विल से, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपनी बेटियों को पहले दिया, तो शी विल ऑलवेज सी आई कीप, शी विल शो मी एवरीथिंग पहले से ही, फिर बोले कि लेकिन पहले दिव्या लेगी, उसके बाद तुम लेना। हम ये बेस्ट चीज है आज की, अगर मतलब इस जमाने में अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो, क्योंकि अगर आपने बहू को प्यार दे दिया तो आपकी अपनी बेटियों के लिए प्यार, बोलते ना कि भाभी ये तो प्यार नहीं कर सकती, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपसे ज्यादा फील। उसका मेरी ध्यान मामा ने रखेगी। हमको ये बोला, हम तो चले जाएंगे, ये रिश्ते तुमको लंबा चलेंगे, तो आपको यहाँ पे निभाना ज्यादा जरूरी है। हमारी तो निकल गई। शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट कि अगर आप आपस में अच्छे रहोगे ना तो हम भी पीसफुली जाएंगे। सो एक्सेप्टिंग दैट पॉइंट, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत मेच्योर थे, उन्होंने हमें बहुत मेच्योरिटी सिखाई है इस तरीके से। एक्चुअली मैम अभी के टाइम में जो पेरेंट्स मैं देख पा रही हूँ, अभी के टाइम वाले, दे आर लाइक सोशली ज़्यादा रहते हैं, और वो पेरेंटिंग जर्नी और जो एक मम्मी पापा का वो जो पहले लोग जमाना था, मम्मी पापा मतलब मम्मी पापा, वो सोशल इन्फ्लुएंसर वैसा वाला एक टैग नहीं घूम रहा था उस टाइमिंग पे। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आप अपनी लाइफ बनाने के चक्कर में बच्चों को पीछे छोड़ रहे हैं, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, एक रीजन अपन नहीं बोल सकते। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है कि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो एक पेरेंटल मुझे लगता है एजुकेशन भी होती है ना, लाइक माय मॉम व्हेन आई गॉट मैरिड शी सेड आई शुड नॉट लिव, मतलब नथिंग लाइक एनी कंप्लेंट शुड कम फ्रॉम दैट साइड टू मी ऑफ योर, एंड शी ऑलवेज आफ्टर सो मेनी हर्डल्स इवन देन शी सेड यू फाइट, आई एम देयर फॉर यू। But ससुराल से मायके, हाँ हाँ, right, हाँ. I am there for you, but I'll not say anything. Right. But I am there, your silent supporter. But you have to fight your own things, हाँ, right, and you right, have to make them happy too. हाँ, तो ये जो पॉइंट जो मुझे लगता है एज अ मदर, एज अ पेरेंट जो होता है कि गलत चीज नहीं बर्दाश्त करनी है, अपनी चीजों के लिए लड़ना है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो योर पेरेंट्स। मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं, तो आपके लिए उनके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे पीछे नहीं हटना। तो हम चाह रहे हैं हमें प्यार करते तो हमें देना भी पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैसे दोनों पॉसिबिलिटी side है से, कि आप, हाँ. और आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स ये बोलने लगते हैं अरे वो तुम्हें ऐसे करे तो तुम घर वापस आ जाओ। हाँ, So नहीं, this is नहीं, not the That's what I'm saying कि आज थोड़ी के सी डेट का ये है। पेशेंस। देखो किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम 3 भाई बहन हैं या 2 भाई बहन भी हैं, तो हम दोनों एक से नहीं हो सकते ना। नहीं, तो हम possible कैसे नहीं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कहीं शादी करके गई या मेरी जिससे शादी वो मेरे जैसा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। 4 नए लोगों के बीच में आते हो तो यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ, और थोड़ा उनको भी गिविंग होना पड़ेगा। आजकल का जो माहौल है, लड़कियों को थोड़ा सा आउटगोइंग, थोड़ा आना जाना, थोड़ा सोशल होना पेशेंस पड़ता लेवल नहीं बचा हाँ, आज की तो generation एवरीबडी में, हैज टू बी हाँ. मोर पेशेंट, मोर हाँ. फॉरगिविंग, हाँ. प्लस यस इमोशनली कनेक्ट करिए थोड़ा एक दूसरे से। That's एक्चुअली very आजकल important. ना जैसे हम रिश्ते अपने माँ बाप से सीखने की जगह ना हम मीडिया में देख के रिश्तों को पहचान, लाइक सॉन्ग चल रहा है तो उसमें मेरे इमोशन भरे हुए हैं और मुझे वही प्यार चाहिए जो अनुराग ने प्रेरणा को दिया था कसौटी जिंदगी में। तो ये थॉट्स बहुत ज्यादा दिमाग में लोगों के, इवन एक टाइम था आई वाज इन दैट। नहीं फिल्म्स तो फिल्म्स ही होती हैं। तो ये चीज हाँ, Reality ये is आपकी always- तारीफ की reality is आपकी always हाँ, different. ये एक्चुअल जो रिश्ता निभाना सीखना है ना वो अपने माता पिता से सीखना चाहिए, जो क्योंकि उन्होंने वो जर्नी तय करी है और हमें वो तय करनी बाकी है। तो दैट्स व्हाट, अगर आप अपना रिश्ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिश्ते आज के डेट में
मतलब ब्रेक हो रहे हैं और बहुत सारे रीजंस हैं, वैलिड रीजन है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेंटली अपने आप को स्ट्रेस में डालो, इससे बेटर है आप हाँ सेपरेट हो जाओ। बट अगर आप पूरी 100% कोशिश करिए कि आपका रिश्ता फालतू की चीजों की वजह से ना टूटे। सो ये रही मैम की जर्नी हमारे साथ। लास्ट जाते जाते मैम से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। मैम आप एक डॉक्टर हो, आपकी एक चिल लाइफ, आपके फ्रेंड सर्कल आपका कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है, मुझे डांस का शौक है, मुझे म्यूजिक का शौक है, मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे बेकिंग का शौक है। आप और अपने मुझे- मतलब मैं सब करते हैं? करती हूँ, सब करते हो सब आप? करती हूँ। तो ये आपको टाइम संडे संडेज, वीकेंड्स पे हाँ। और Holidays जब जब वगैरह हमारे जो पास है। काम कम है, हाँ। ऐसा नहीं होता कि आप 365 दिन बहुत काम करते हो। हाँ। दे आर डेज व्हेन यू आर हैविंग लेस वर्क। हाँ। और मेरा बेटा आता है तो मैं उसके लिए रात में 12 बजे भी कुक करना पड़े तो करती हूँ, बिकॉज ही लाइक कि मम्मा उसके लिए कुक मम्मा। करे, और मुझे बहुत प्यारा माँ होती है, चाहे वो बिल्कुल। किसी भी पोस्ट पे हो, उसको चाहिए कि उसका बच्चा, Actually. इवन मदर्स को भी बहुत खुशी होती है कि कोई मतलब बच्चा आए मांगे और I हम mean, it उसको is बना के very, दें। it's like completing yourself. completing Like if yourself. you do something for your kids, for your family, and they like it, it's like you are completing your personality. So एक ये तो मैं बोलती हूँ कि एक फीमेल पर्सनालिटी का इम्पोर्टेंट अटैच्ड इमोशन है, which makes you complete actually. मैम आपकी इस एक बात पे एक क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना है। आजकल कुछ ऐसे परसेंटेज भी जा रहे हैं गर्ल्स के जो शादी नहीं कर रहे हैं, लाइक बहुत लेट हो रहा है। Don't मतलब इसको बोलना चाहिए भागो मत जिम्मेदारी से। Everybody don't want to take responsibility. हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसके साथ प्यार, इमोशनल अटैचमेंट आता है, एक लाइफ जर्नी, एक आपको लाइफ कंपेनियन मिलता है। मुझे हमेशा लगता है वट एवर हैज बीन हर्डल्स इन माई पास्ट लाइफ, बट नाउ व्हेन आई एम ऑलमोस्ट टर्निंग 50, इफ आई सी माई लाइफ फॉर नेक्स्ट 15-20, आई हैव अ गुड कंपेनियन जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मैं हमेशा काम तो नहीं करूंगी 12 घंटे, बट दे विल कम इन 5 ईयर और 8 ईयर और 10 ईयर में भी आई ग्रेजुअली रिड्यूस माई वर्क। तो मेरे पास अगर कंपेनियन है तो माई लाइफ विल बी स्मूथ। एंड सेकेंडली आज मेरे पेरेंट्स हैं या इनके थे, देयर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज दैट यू हैव टू डील। अगर आप दो हो, एक से दो, तो यू कैन हैंडल थिंग्स बेटर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अकेले रह जाओगे आपको कौन संभालेगा? सो ये जो हमारा इंडियन सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है, जो रिलेशनशिप्स हैं, ये कहीं नहीं है, और इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एक्चुअली। और उस जमाने में एक नर्स आपके सामने, आपके पास पैसे नहीं और आपने नर्स लेके खड़ी है और एक आपका फैमिली मेंबर, दैट मैटर्स। Just consider yourself after 40 years or after 30 years, where will you be? And then who would be with you? For that you have to take or bear this. मैम जाते जाते आप मुझे बताइए द डे जब आपको पता चला कि आप कमला लालवानी, डॉक्टर कमला लालवानी, क्या फील किया था आपने? मैं अपना पीएमटी का इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट में आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई वाज रियली एंग्शियस, क्योंकि अब मैं थर्ड अटेम्प्ट नहीं ले सकती थी। एंड जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर देखा, मैं अपने फ्लैट की बालकनी में थी एंड वहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी। आई स्टिल रिमेम्बर, आई जंप्ड दैट टेबल, आई डोंट नो हाउ कम इट हैपेंड, एंड माय मॉम लाइक यू नो शी हग्ड मी, एंड देन शी ऑलवेज यूज्ड टू कोट दिस किसी के भी सामने कि उस दिन ये पीटी उषा बन गई थी। So that is तो चमक आज भी आपकी आंखों में दिख हाँ, रही है। I was really excited क्योंकि याद ये मेरे करते लिए हुए। बहुत बड़ी चीज थी। मैं आज जहाँ पे भी हूँ, that was the day जब मैंने ये जिसको बोलना चाहिए ये टर्न लिया और मैं इस रोड पे एंटर हुई टू रीच हियर, एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि मैं इतने सारे लोगों की लाइफ को हील कर पाती हूँ, टच कर पाती हूँ। यू नो व्हेन द पेशेंट सेज कि we love talking to you और you आप हम आपकी वजह से देख पाए, तो ये जो एक कंटेनमेंट होता है ना, आई थिंक हर फील्ड में ये नहीं हो सकता है। तो मेडिकल फील्ड इज रियली अ गोल्डन फील्ड जिसमें हीलिंग टच होता है, स्पेशली आंखों का, क्योंकि आपके शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई भी चीज हो, बॉडी का कुछ भी चीज हो ना, जो आप जो लोगों को ना तरसते हैं दुनिया देखने के लिए, उसमें बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स भी हैं। बिल्कुल 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 जरूरी है। मतलब ये सब चीजें अटैच हैं, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड, और मैं बहुत ज्यादा शुक्राना भगवान जी का करती हूँ कि उसने हमें इस रास्ते के लिए चुना, और बाबा जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, जो भी हर्डल्स आए मैं उनको पास कर पाई, क्योंकि मुझे इन सबका सपोर्ट था, मेरे बच्चे का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ चाइल्ड ही हैज आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट,
तो कितने बार मतलब मैं आगे पीछे होती हूँ एंड ही यूज्ड टू वेट फॉर मी हाँ। बट ही नेवर कंप्लेन फॉर दैट। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें मिक्स्ड होती हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाती हैं। हाँ राइट, हमने एक तरफा बात की थी, बट ये फैक्ट है कि सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं और उन्हें करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, बट उससे पहले मैम से हम पूछना चाहेंगे आपको हमारे साथ कैसा लगा, और आप अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि बस आप जो भी करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन, आई वुड से डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ कर सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखना है। एनीवेज, चाहे अपन एजुकेशन की बात करें, चाहे अपन हेल्थ की बात करें, चाहे हम अपने इमोशनल सेटबैक्स और फैमिली अटैचमेंट्स की बात करें, हमें बैलेंस रखना है। देन ओनली आवर ह्यूमन लाइफ विल बी कंप्लीटेड लाइक अ मिरेकल। थैंक यू सो मच। Thank you.